कैसे समझाऊं कि पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक क्यूरियस पेरेंट हैं। इंडिया में पेरेंट खाली माँ बाप नहीं होते। दादा दादी, नाना नानी, चाचा, भाई बहन, कज़न, सबको घर में छोटे बच्चे की चिंता होती है। पूरी फैमिली ही पेरेंट्स का काम करती है। लेकिन 21वीं सदी की पेरेंटिंग हमारे माता पिता के ज़माने की पेरेंटिंग की तरह नहीं है। बदल चुकी है। मोबाइल आ गया है, फैमिलीज छोटी हो रही हैं, प्लास्टिक के गिफ्ट से घर भरे हैं, बच्चे हम एक ही कर रहे हैं। घर में माता पिता दोनों ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। इन सब के कारण पेरेंट्स के सवाल बदल रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट ऑडियो बुक के बाद मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे सवाल आए। जैसे, संगीत में मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है, मैं उसको कैसे बढ़ावा दूं? या मेरा बच्चा अक्षर उल्टे लिख रहा है, बी डी उल्टा कर रहा है, मैं क्या करूं? या फिर ये सब बच्चों को आजकल चश्मा क्यों लग रहा है? इन सवालों को यूज़ करके हमने क्यूरियस पेरेंट सीज़न 2 बनाया, आपके लिए, इंडिया के हर पेरेंट के लिए, ताकि आप अपने बच्चे को समझ सकें और आपका बच्चों के साथ बिताया हर पल खूबसूरत हो। ये सब रिसर्च करते हुए मुझे एक बात वो भी समझी, जो कि सबसे ज़रूरी है जाननी हर पेरेंट के लिए, और वो हमारा पहला एपिसोड है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह ग्रोवर है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। आइए कुछ समय बिताते हैं अपने बच्चों के लिए। उल्टे अक्षर। मेरा नाम हरप्रीत है और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता था कि बच्चे अक्षरों को गाय की तरह समझते हैं? कि बच्चों के लिए जैसे गायें हैं वैसे ही अक्षर हैं। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी मुझे आजकल यही सब दिखाता है। एक वीडियो जो मुझे बहुत दिखता है, वो पेरेंट से ये पूछता है कि क्या आपका बच्चा बी और डी को, पी और क्यू को कंफ्यूज करता है, उल्टा लिखता है? अगर हाँ, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। फिर वही वीडियो बताता है कि ये 5 तरीके हैं जो आप अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इस समस्या को ठीक करने के लिए। एक पेपर लीजिए, उस पर बी और डी बनाइए, फिर बच्चे को बोलिए कि सर्कल करे। ऐसे और बहुत सारे तरीके। फिर वीडियो ये भी बताता है कि ये करना इंपॉर्टेंट है, बच्चे की मदद करना इन चीज़ों में ज़रूरी है, और प्यार से बोलता है कि अगर आप रोज़ बच्चे के साथ ये करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। मैं सोचता हूं कि कोई पेरेंट इसको सुनता होगा तो उसको क्या लगता होगा कि मेरे बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है जो ठीक करनी है। दूसरा ये कि मुझे एज अ पेरेंट मदद करनी पड़ेगी। पर क्या ये सच है? क्या ये सच है कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है? और क्या ये सच है कि अगर आपने मदद नहीं की तो बच्चा पूरी जिंदगी ही बी और डी को उल्टा लिखता रहेगा, नालायक रहेगा? चलिए पता करते हैं। लेकिन ये पता करने के लिए हमें 5400 साल, 5400 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा, इराक में, जो कि पर्शियन गल्फ के पास है और उस समय में सुमेर के राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहीं पे राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था। उसी जगह पर दुनिया का सबसे पुराना लिखने का रिकॉर्ड मिला है। मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोचिए आज से 5400 साल से पहले ना कुछ लिखाई थी ना कुछ पढ़ाई थी। अब एक और साइंटिफिक फैक्ट को पकड़ते हैं कि पहला मनुष्य कब आया था। साइंस कहती है कि पहला मनुष्य आज से 20 लाख साल पहले आया था। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन 20 लाख साल से डेवलप हो रहा है। 5400 ईयर्स शायद हमको काफ़ी समय लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये काफ़ी समय नहीं है। इतना समय नहीं है कि हमारा ब्रेन ट्रेन हो सके रीडिंग और राइटिंग के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। आप कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक बच्चा जंगल में है, उसको एक शेर दिखता है, वो छुप जाता है। शेर इधर उधर चल रहा है। अब बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को शेर किसी भी एंगल से, नज़रिए से शेर ही दिखे। ऐसा नहीं कि शेर दाएं गया तो एकदम से दिमाग बोला अरे ये शेर नहीं है, गाय है। क्योंकि आप देखो तो एक कप तो कप ही रहता है। ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, किताब उल्टी हो सीधी हो, किताब ही रहती है। तो आपके बच्चे के लिए भी डी को उल्टा करो या सीधा करो तो वो डी ही रहना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल
पर इंपॉर्टेंट विचार है कि कोई भी वस्तु कैसे भी देखो सेम ही रहती है, लेकिन अक्षरों पर यह लागू नहीं है। जब हम अक्षरों को उल्टा करते हैं तो उनका मतलब बदल जाता है। बी डी बन जाता है और ऑन नो बन जाता है। इसलिए जब बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं तो जो चीज़ उनको जंगल में शेर से बचा के रखती थी, सेम चीज़ उनको पढ़ने में कंफ्यूज कर देती है। इसलिए बच्चे ये गलती करते हैं। इस स्किल को स्पेशल कंसिस्टेंसी कहते हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि छोटे बच्चों के पास ये स्किल, ये क्षमता नहीं होती। उनको नहीं समझ में आता कि गाय को उल्टा किया तो गाय, लेकिन यार बी को उल्टा किया तो डी बन गया। और आश्चर्य की बात यह है कि क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में पढ़ने और लिखने के लिए कोई जगह बनी ही नहीं है। तो अगर बनी नहीं है तो हम बड़े लोग ठीक से कैसे पढ़ लेते हैं? यहां होता है दिमाग का चमत्कार। साइंस बोलती है कि क्योंकि हमें हमेशा ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की जरूरत थी, इसलिए वो एरिया ब्रेन में पूरा बना हुआ है। लेकिन 5400 ईयर्स पहले ही हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ी, इसलिए हमारा दिमाग वो ऑब्जेक्ट वाले एरिया के एक पार्ट को धीरे धीरे बदल देता है और उसको पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू करने लगता है। इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं और इस एरिया को विजुअल वर्ड फॉर्म एरिया यानी VWFA कहते हैं। साइंटिस्ट ने दिमाग में छुपी इस जगह को पकड़ा MRI करके। उन्होंने 2 तरह के लोगों को लिया, एक जो पढ़ना लिखना जानते थे और दूसरा जो नहीं जानते थे। जब उनको अक्षर दिए तो VWFA वाली जगह पर गतिविधि हुई, लेकिन खाली उन बच्चों में जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हमें पता लगा कि हमारे दिमाग में ऑब्जेक्ट्स को पहचानने वाले एक एरिया को रीप्रोग्राम कर दिया गया है अपने आप पढ़ने लिखने के लिए। इसलिए बड़े लोग लेटर रिवर्स नहीं करते। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है, बट क्योंकि हमारा दिमाग इस VWFA एरिया को 8 साल की उम्र तक अपने आप बना लेता है, अगर बच्चे के आसपास अक्षर हों तो बस, किसी की मदद के बिना। तो अगर आपको आपका बच्चा बी को डे लिखता हुआ दिखे तो आप उसको रहने भी दे सकते हैं। बच्चे में कुछ गड़बड़ नहीं है, वो इसको खुद से ठीक कर लेगा और सेल्फ करेक्शन करने से उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। सोशल मीडिया पे हम बहुत चीज़ें देखते हैं जिससे हमारे सोचने पर, हमारे बच्चों के साथ व्यवहार करने पर असर पड़ता है। अगली बार आप कुछ ऐसा देखें तो उस पर यकीन करने से पहले, अमल करने से पहले थोड़ा सोचिए, खुद से पूछिए, लेकिन बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? उसको अपनी नज़र से नहीं, बच्चों की नज़र से देखिए। क्योंकि जब बच्चों को अक्षरों की जगह गायें दिखती है तो उसके पीछे भी गहरा कारण हो सकता है। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको बच्चों और पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में Harpreet_the_curious_parent से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। पढ़ना, लिखना और बड़ों का आदर। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। बेटा नमस्ते बोलो। ये आज से 2-3 साल पहले तक मैं अपनी बेटी को बोलता था। आजकल किसी के घर जाते हैं तो माँ बाप बच्चे को बोलते हैं, हरप्रीत अंकल आए हैं, नमस्ते बोलो। बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति में है। अब आप पूछेंगे कि पढ़ने लिखने और बड़ों का आदर करने में इन सब का क्या लेना देना है? कोई मेहमान घर पे आया तो पढ़ने लिखने का उसको नमस्ते बोलने से क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं कि पढ़ना यानी रीडिंग क्या होता है। मैं कुछ दिनों पहले एक 7वीं कक्षा की लड़की से मिला जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जाती है। मैंने पूछा कि बेटा आजकल आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपने किताब में क्या पढ़ा? तो बोली अंकल मैंने इवेपोरेशन पढ़ा। तो मैंने पूछा तो बताओ इवेपोरेशन क्या होता है? तो उसको इवेपोरेशन की डेफिनेशन पूरी पता थी। उसने एकदम से सुना दी, सब वर्ड्स ठीक से बोले, कोई गलती नहीं। लेकिन जब मैंने पूछा कि बेटा लेकिन इवेपोरेशन होता क्या है, मतलब हो क्या रहा है, तो वो मेरी तरफ देखने लगी और वापस डेफिनेशन रिपीट कर दी, परिभाषा सुना दी। तो मुझे समझ में आया कि उसको एक्चुअली इवेपोरेशन क्या होता है पता नहीं है। उसने बस रट्टा मार लिया है। प्रोनाउंसिएशन सही है एकदम, और अगर आप रीडिंग का टेस्ट लोगे तो अव्वल आएगी। दिख रहा है कि पढ़ रही है।
लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो रीडिंग होती क्या है? रीडिंग आने का मतलब है कि जो मैंने पढ़ा उसको मैं दिमाग में सोच पाऊं, समझ पाऊं, स्टोर कर पाऊं सही जगह पर, ताकि कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो दिमाग के अंदर मिल जाए। इवेपोरेशन पढ़ा तो समझ में आना चाहिए कि हमारे कपड़े घर में इवेपोरेशन के कारण सूखते हैं। ये रीडिंग का असली मतलब है, अक्षर पढ़ना नहीं, पर चीजों को समझना। तो चलिए अब देखते हैं कि राइटिंग का क्या मतलब है। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छी राइटिंग में लिखें, सुंदर अक्षर। उसकी स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं तो पकड़ लेते हैं झट से। बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बिठा देते हैं कि चलो आज एक ही लाइन 10 बार लिखो, ताकि राइटिंग ठीक हो जाए, सुंदर हो जाए। बट क्या इसको लिखना बोलते हैं? क्या अच्छे नॉवल, पोइट्री, लिंक्डइन, ट्विटर पोस्ट या एक दूसरे को लिखे हुए व्हाट्सएप मैसेज भी क्या ऐसे लिखे जाते हैं, एक लाइन को 10 बार लिख के? लिखना सफाई से लिखे हुए शब्दों के बारे में नहीं है, ना ही लिखना है स्पेलिंग के बारे में। अच्छी लिखाई इससे बहुत कुछ ज्यादा है। अगर किसी बच्चे को हमने बोला कि अपनी वेकेशन के बारे में बताओ जो छुट्टी पे गए थे, तो वो करने के लिए पहले बच्चे को याद करना है, अपनी मेमोरी से इंफॉर्मेशन निकालनी है। फिर उसको सोचना है कि मुझे कैसा लगा था, मैंने क्या देखा, जो देखा उनके क्या नाम थे, जगहों के क्या नाम थे। फिर बच्चे को ये सब एक ऑर्डर में डालना है और उसके बाद पेंसिल को पेपर पर लगाना है। इस प्रोसेस को, जिसमें एक बच्चा सोच पाए और अपनी सोच को एक रूप दे पाए, उसे लिखना कहते हैं। ये सब बच्चे के अंदर चल रहा है, हमें नहीं दिखता। क्योंकि हमें हैंड राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है तो काफ़ी बार हम उसको ही लिखना समझ लेते हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि शायद हमें भी ऐसा ही बड़ा किया गया है, तो हमारी भी आदत बन गई है और इस आदत को बदलना मुश्किल है। आदत बन गई है कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है जो दिखता नहीं है, उसको भूल जाते हैं और बाहर वाले को ठीक करने में लग जाते हैं। और ये खाली लिखाई पढ़ाई में ख़त्म नहीं होता। हमारी यही आदतें बीच में आ जाती हैं जब हम बच्चों को वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, मान्यताएं सिखाना चाहते हैं। जैसे बड़ बोलते हैं कि बेटा पैर छुओ, पैरों को हाथ लगाओ। कोई घर आए तो बोलते हैं बेटा नमस्ते बोलो। कोई जा रहा हो तो बाय बोलो। अगर हमारा बच्चा नहीं बोलता तो हमें थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा उसे और बोलते हैं, बेटा बोलो, बोलो ना। नहीं बोलता तो बच्चे पर लेबल लगा देते हैं, थोड़ा शर्मीला है। या मेहमान जाने के बाद बोलते हैं कि अरे तुम बाय नहीं बोल सकते, ये क्यों है? क्योंकि हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। समाज में ये करना अच्छा माना जाता है, रिस्पेक्टफुल है। पर क्या हमें ये चाहिए? या फिर से जैसे रीडिंग और राइटिंग को समझने में थोड़ी गड़बड़ है, वैसे हम बच्चे को खाली बाहर से देख रहे हैं और अंदर का बच्चा भूल रहे हैं। क्योंकि आदर और स्नेह में बहुत फर्क है। रिस्पेक्ट इज नॉट अफेक्शन। बच्चों में दादा दादी के प्रति स्नेह हो, उन्हें देख के बच्चे का मन करे उन्हें गले से लगाने के लिए, खुद से जाके उनके पास बैठे, उनके साथ थोड़ा खेले। ये खाली स्नेह से आ सकता है। क्योंकि बुलवा के आदर करवाने से तो खाली बाहर का शरीर झुक रहा है, दिखावा कर रहा है। इस दिखावे को बार बार करने से स्नेह आना मुमकिन नहीं है। समस्या यह है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर चलते रहेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है, जो लिखता है लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो आदर करता है पर स्नेह नहीं है। मैं भी कुछ साल पहले तक इसी रास्ते पर था। बच्चों की बाहर की चीजों को देख रहा था और अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पा रहा था। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें खुद को थोड़ा बदलना होगा। आंखें बंद करके अपने बच्चे को देखना होगा। अपने मन की आंखों से बच्चे के अंदर क्या हो रहा है उसको देखना होगा, ताकि हम तय कर सकें कि हमें कैसा बच्चा चाहिए। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको बच्चों और पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी, तो आप कमेंट्स में या हमारी वेबसाइट thecuriousparent.com पे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। म्यूजिक सुनेगा?
आइंस्टाइन बनेगा। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी म्यूजिक क्लासेस की एड्स बोलती है कि म्यूजिक सुनाइए, बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा। पर क्या ऐसा होता है? ये सब्जेक्ट एक्चुअली इतना पॉपुलर है कि यूएस में एक शहर जॉर्जिया एक समय पर बच्चों के पैदा होने पर पेरेंट्स को मोजार्ट की सीडी गिफ्ट करता था। मोजार्ट एक म्यूजिक कंपोजर थे 1700s में, जिन्होंने अपनी 36 ईयर्स की लाइफ में 800 क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पोजिशन बनाई। ही इज कंसिडर्ड अ जीनियस। तो सवाल ये उठता है कि मोजार्ट का म्यूजिक सुन के क्या कोई बच्चा आइंस्टाइन जितना इंटेलिजेंट बन सकता है? म्यूजिक सुनकर बच्चे के इंटेलिजेंट बनने के इफेक्ट को द मोजार्ट इफेक्ट कहते हैं। द मोजार्ट इफेक्ट नाम आया एक रिसर्च से 1993 में, जिसमें साइंटिस्ट ने कहा कि मोजार्ट के गाने सुनने से बच्चा स्मार्ट बन सकता है। ये इतना पॉपुलर हो गया कि यूएस में स्कूल्स स्टार्टेड प्लेइंग मोजार्ट इन क्लासेस। अब बच्चों को तो छोड़िए, रिसर्च बता रही थी कि चूहे मोजार्ट सुनकर पजल्स जल्दी कंप्लीट करने लगे। चलिए ये जानते हैं कि एक्चुअली में ये रिसर्च थी क्या, उन्होंने किया क्या था। ये रिसर्च थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। वन ग्रुप हर्ड मोजार्ट म्यूजिक एंड द अदर ग्रुप वाज इन साइलेंस। देन दे टुक अ टेस्ट। ऐसा टेस्ट जिसमें इमेजेस होती हैं और 2D एंड 3D इमेजेस के बेसिस पर आंसर करना होता है। द ग्रुप जिसने मोजार्ट सुना था, उनका स्कोर काफी ज्यादा आया दूसरे ग्रुप से। तो यहां तक सुन के लगता है कि यार वाह, इफ वी डू दिस आवर किड विल एक्चुअली बिकम स्मार्टर। और यहां से मीडिया ने उठा लिया और हर जगह बच्चों को मोजार्ट सुनाने के आर्टिकल छापने लगे। बट आगे सुनिए इंपॉर्टेंट बात जो मीडिया भूल गई। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दीज गेन्स ओनली लास्टेड 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद फुर्र खत्म। अगर टेस्ट आधे घंटे बाद दिया गया तो दोनों ग्रुप्स के स्कोर एकदम सेम। देयर वॉज नो गेन इन इंटेलिजेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब वो लंबे समय तक बुद्धिमान नहीं रहे, बस मान लीजिए 10-15 मिनट तक ही रहे। उसके 20 साल बाद हुई 2013 में हार्वर्ड की रिसर्च ने यह प्रूव किया कि म्यूजिक सुनने का बच्चों के आईक्यू इंक्रीज करने से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि म्यूजिक यूजलेस है? नहीं, बस ये कि म्यूजिक सुनने से आईक्यू इंक्रीज नहीं होता। बट अगर म्यूजिक गाएं, सीखें, इन्वॉल्व होके करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लर्निंग म्यूजिक हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को ओपन करता है, एक्साइट करता है, विच हेल्प अस लर्न बेटर एट होम एंड स्कूल। मेमोरी ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिसिप्लिन, सब इंप्रूव होता है। गाना गाने से लंग्स डेवलप होती हैं लाइफ भर के लिए, एंड इन अ प्लेफुल वे, खेल खेल में। तो बच्चों को इसलिए म्यूजिक नहीं सुनाना है ताकि उनका आईक्यू बढ़े, बट इसलिए म्यूजिक से दोस्ती करनी है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मेरे केस में संगीत की रिसर्च एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू हुई थी। मेरी बेटी एक मॉन्टेसरी स्कूल जाती है। एक दिन जब वो घर आई तो एक गीत गुनगुना रही थी, तो हम भी गुनगुनाने लग गए। मैं भी, मेरी वाइफ भी, हम सब। फिर हमने उसको जाके यूट्यूब पर सुना, तो वो सॉन्ग था प्लांटिंग सीड्स ऑफ लव बाय पैम डॉन्किन। बहुत ही सुंदर गीत है, आप भी सुनिए। लेकिन उसको सुनते सुनते मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार मैं 40 साल का होने वाला हूं, मैंने कभी ये सॉन्ग पहले सुना ही नहीं था, मेरी बेटी ने नहीं सुना था। तो पता नहीं ऐसे कितने सॉन्ग्स हैं जो हमने नहीं सुने, हमारे बच्चों ने नहीं सुने, और सबको सुनने चाहिए, फैमिलीज को सुनने चाहिए, इकट्ठे सुनने चाहिए। तो मैंने 1-2 हफ्ते लगाकर ऐसे कुछ सॉन्ग्स कलेक्ट किए। पेट्रिशिया कैम्बल जो कि प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और उनकी एक किताब भी है सॉन्ग्स इन देयर हेड्स, म्यूजिक एंड इट्स मीनिंग इन चिल्ड्रन। उनका कहना है कि 8-9 साल की उम्र तक आते हुए बच्चे अपना एक फेवरेट टाइप का म्यूजिक पिक कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर हम उनको डिफरेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करें तो म्यूजिकल घर बनाने में मजा आ सकता है। नॉर्मली तो हम खुद ही पॉपुलर बॉलीवुड और हॉलीवुड म्यूजिक में रह जाते हैं। हमारे पास चॉइस है कि 9 साल की उम्र तक हमारे बच्चे को बम डिगी डिगी बम ही पता हो, या आई एम मी बाय चार्ली होप या रविंद्रनाथ टैगोर का एकला चलो रे भी सुना हो। और इसके बाद अगले एपिसोड में म्यूजिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि
ऐसा क्यों माना जाता है कि म्यूजिक ही एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो सीधा गॉड से आया है? ये बात करेंगे कि बच्चों के लिए संगीत का क्या मतलब है, और ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक टॉयज को बच्चों को देने से क्या होता है। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको बच्चों और पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में हरप्रीत_द क्यूरियस पेरेंट से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। संगीत भरा बचपन। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। हमने म्यूजिक